हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट के सिलेबस से मुख्यतः लेकिन अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें जो खंड दिया गया है पर्वत, पठार, नदी, वन, महासागर, महाद्वीप, उस खंड को स्टार्ट करेंगे। उसमें शुरुआत हम लोग करेंगे अक्षांश और देशांतर से। अक्षांश और देशांतर से शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैप में ऊपर की ओर क्या रहता है, उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, नीचे दक्षिण दिशा को और बाईं तरफ पश्चिम दिशा को, वहीं दाहिनी तरफ पूर्व दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसा कि अगर पूछा जाए पृथ्वी का आकार कैसा है तो बताएंगे पृथ्वी जियोड के आकार की है। जियोड का आकार क्या है? इसका विषुवतीय व्यास ज्यादा है, 50 किलोमीटर लगभग, और ध्रुवीय व्यास इसका कम है। तो इसका विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर क्या है इसका विषुवतीय व्यास है। और इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। और इसका दक्षिणी हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, कह सकते हैं ध्रुवीय व्यास क्या है, तो 12,714 किलोमीटर है। हम कह सकते हैं ये विषुवतीय व्यास इसका ज्यादा है। कह सकते हैं पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, पृथ्वी कैसी है, थोड़ी सी इधर ज्यादा फैली है और ध्रुवीय व्यास इसका दबा हुआ है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं, जिनको कुछ को हम अक्षांश, कुछ को देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान, वस्तु की सटीक जानकारी देती हैं। कुछ रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं पूरे वर्ल्ड में समय का निर्धारण करती हैं। क्या करती हैं? समय का निर्धारण करती हैं। ये देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को ही हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इस तरह से देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिली हैं। विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और ध्रुवों की ओर जाती है तो इनके बीच की दूरी एक दूसरे के प्रति कम होती जाती है। ये रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो रेखाएं भूमध्य रेखा से, हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा के समांतर रहेंगी या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं, उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं? उन्हें हम क्या कह रहे हैं? पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखाओं को क्या कह रहे हैं? अक्षांश रेखाएं कह रहे हैं। इस तरह से जो रेखाएं खींची गई हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान, वस्तु की सटीक जानकारी देती हैं। ग्लोब पर ही ये रेखाएं खींच सकते हैं, पृथ्वी पर ये रेखाएं हम लोग नहीं खींच सकते हैं। सिर्फ मैप में यह रेखाएं खींची गई हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग एक एक करके जानेंगे कि जैसा कि हम लोग गोला देख रहे हैं, गोला, अगर गोले को क्या किया जाए, इसके बीच एक रेखा खींच दी जाए और भू, पूरा क्या है? भू है, पूरा पृथ्वी है, और इसके बीच एक रेखा खींच दी गई भू मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच मध्य, तो नाम हो गया भूमध्य रेखा। और इसे 0 डिग्री अक्षांश कहा गया। क्या कहा गया? 0 डिग्री अक्षांश कहा गया। और इस गोले को अर्धक कर दिया गया। ऊपर वाले को हम लोगों ने क्या कह दिया? ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। ऊपर को हम लोग क्या कह दिए? उत्तरी गोलार्ध का नाम दिए। क्या नाम दिए? उत्तरी गोलार्ध का नाम दिए। और नीचे का क्या नाम दिए? साउथ की ओर जो था उसे हम लोग क्या कहे? दक्षिणी गोलार्ध कहे। क्या कहे? दक्षिणी गोलार्ध। अगर पूछा जाए इसमें भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस तरह यहाँ भारत है,
भारत कह सकते हैं कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध की ओर स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, ये रेखा आप लोग देख ही रहे हैं, मैं भूमध्य रेखा वर्ल्ड के मैप पर खींच रहा हूं और भूमध्य रेखा पूरे वर्ल्ड को दो पार्टों में बांट दे रहा है। ऊपर की ओर जो भाग है उसे उत्तर कह रहे हैं, नीचे की ओर जो भाग है उसे दक्षिण कह रहे हैं। ऊपर की जो गोला का अर्धक किया गया है इसे हम उत्तरी गोलार्ध कह रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, इसे क्या कह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध कह रहे हैं। और साउथ की ओर के भाग को हम क्या कह रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध कह रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध। हम लोग ये भी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है, जल की मात्रा ज्यादा है। तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत की स्थिति देख रहे हैं, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है। अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। अगर साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि बीच की एक जो रेखा खींची गई इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर यहीं पर बात कर लेते हैं देशांतर रेखा की, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा अगर पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी पृथ्वी को इस तरह से मान लीजिए काटा जाए, इस गोले को ऊपर से नीचे की ओर काटा जाए, तो एक गोलार्ध इधर बचता है। इस गोलार्ध पूरे को हम, इस गोलार्ध को क्या कह रहे हैं, ये पश्चिम की दिशा में है, तो इस पूरे गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। क्या नाम देते हैं हम, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। और इस जो पार्ट बचता है उसे हम क्या कहते हैं, पूरब दिशा में है, तो इसे नाम देते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति इसके अकॉर्डिंग कहां होती है, तो पूर्वी गोलार्ध में होती है। कहां होती है, पूर्वी गोलार्ध में होती है। हम इस तरह से कह सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध, हम कह सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या बुराई है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है या उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है बात, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर देशांतर के अकॉर्डिंग देखा जाए, देशांतर के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो उत्तरी अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में है, वहीं दक्षिण अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में है। एशिया जो आपका पड़ता है, एशिया पूर्वी गोलार्ध में है। हम लोग बात करेंगे, इस पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं, जैसे इसे क्या कहा जा रहा है, जैसा कि हम लोग पढ़े ही, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई जिसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी बोला जाता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसमें उत्तरी और दक्षिणी नहीं लगेगा। अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं अक्षांश किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं ऐसे नहीं खींच दी गई, अक्षांश रेखाओं को खींचा कैसे गया, अक्षांश रेखाओं से केंद्र में जैसे केंद्र पा गए, आप क्या करेंगे, यहां से कोण बनाएंगे। 23.5 डिग्री का कोण आपको दे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे आप, जैसे सिंपल के तरीके से आप चांदा की सहायता से बना सकते हैं। यहाँ चांदा रखेंगे केंद्र में, आपको एक 23.5 डिग्री का कोण बन जाएगा और यहां पर क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे तो मिल जाएगा क्या आपको 23.5 डिग्री।
क्या मिल जाएगा, 23.5 डिग्री मिल जाएगा। और इधर भी क्या मिल जाएगा आपको, 23.5 डिग्री मिल जाएगा, 23.5 डिग्री। और दो बिंदु मिल गए, एक पश्चिम की ओर एक बिंदु मिल गया और पूरब की ओर एक बिंदु मिल गया। इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे और तैयार क्या हो जाएगी, हमारी अक्षांश रेखा तैयार हो जाएगी। क्या तैयार हो जाएगी, अक्षांश रेखा, जिसका नाम क्या देंगे, नाम देंगे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर की ओर है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में जो रेखाएं खींची जाएंगी, वैसे रेखाएं नहीं होती हैं, वृत्त होता है। जो रेखाएं खींची जाएंगी उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाएंगी उनको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध रेखाएं कहेंगे। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसी तरह से दक्षिण की तरफ भी एक रेखा खींची गई है जिसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे क्या कहा जाता है, मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसका नाम क्या है, मकर रेखा। मकर रेखा, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी जान लेते हैं कि रेखाओं का निर्माण कैसे किया गया। और उत्तर की ओर जब जाते हैं, और उत्तर की ओर जब जाते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम क्या रखा गया है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, इसको वृत्त भी कह सकते हैं, आर्कटिक रेखा। आर्कटिक महासागर के नाम पर इसे रखा गया है, आर्कटिक महासागर, क्योंकि हम जानते हैं कि, जैसा हम जानते हैं, मैप में देख लेते हैं, जैसे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर की जो जलराशि है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर की जो जलराशि है, इस महासागर को आर्कटिक महासागर कहते हैं। और इसके नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया क्या, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा रख दिया गया। उसी तरह से साउथ में भी एक रेखा खींची गई है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे क्या नाम दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिका रेखा, कुछ भी कह लेंगे। इसे अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से रखा गया है। जैसा कि लोकेशन में देख रहे हैं, इस साउथ की ओर एक सफेद कलर का महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, या वैज्ञानिकों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मानव का रहना संभव नहीं है, बहुत बर्फ पड़ता है, इसीलिए इसे श्वेत। और जब बर्फ पिघलती है तो ग्लेशियर का भी निर्माण होता है, इसके लिए आकार इसका चेंज होता है, इस कारण से इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। वैज्ञानिकों का महाद्वीप भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक लोग रिसर्च करने के लिए जाया करते हैं। हम लोगों ने यहाँ जाना उत्तरी ध्रुव और साउथ की ओर जो पोल है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। हम नेक्स्ट करके एक एक अकॉर्डिंग यहां पर ही बात कर लेते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा क्यों माना गया। अगर प्रश्न आए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा क्यों माना गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही मकर रेखा क्यों माना गया, आप 24 को मान लेते, 23 को मान लेते, इसमें साढ़े लगाने की क्या आवश्यकता थी। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य, जो हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसको हम परिक्रमण काल कहते हैं। उस परिक्रमण काल में जैसा कि सूर्य क्या करता है, जो सूर्य का डेडलाइन है, सूर्य का जो
कह सकते हैं परिक्रमण का लास्ट बिंदु है, लास्ट बिंदु यही है। कर्क रेखा के आगे सूर्य नहीं जाता है, हम कह सकते हैं कर्क रेखा के आगे सूर्य नहीं जाता है, अर्थात उत्तर की ओर नहीं जाता है। इसके बाद सूर्य क्या करता है, 21 जून यहां पर डेट पड़ती है, 21 जून, और यहीं पर क्या करता है, सूर्य लंबवत चमकता है। इसके बाद सूर्य क्या हो जाता है, दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिणायन होगा। यहां पर 21 मार्च 23 सितंबर को यहां चमकेगा, 23 सितंबर को यहां चमकेगा। फिर हम जानते हैं कि 3 महीने बाद कहां आ जाएगा, मकर रेखा पर आ जाएगा। यहां भूमध्य रेखा कह सकते हैं मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। कब चमकेगा, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य यहां लंबवत चमकेगा मकर रेखा पर, और 22 दिसंबर के बाद सूर्य क्या होता है, उत्तरायण हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तरायण। यहां 21 मार्च को लंबवत रहेगा, भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा। उसके बाद सूर्य फिर कहां चला जाता है, कर्क रेखा। फिर सूर्य दक्षिणायन होगा, उत्तरायण होगा। हम कह सकते हैं इसी एरिया में सूर्य क्या करता है, हम चमकता है लंबवत, इसी एरिया में सूर्य लंबवत चमकता है। और इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होती हैं, इसलिए इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा मान लिया गया, और इसे क्या मान लिया गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा मान लिया गया। हम लोग इस पर आगे डिस्कस करेंगे कि तापमान के अकॉर्डिंग इसे बांटेंगे, वहां पर समझेंगे कि इन डेटों का क्या महत्व है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग कुछ फैक्ट लिख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर क्यों खींची गई, तो लिख लेंगे अक्षांश रेखाएं, लिखते चलेंगे अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान वस्तु की सटीक जानकारी देती हैं, की सटीक जानकारी देती हैं। हम लोग अक्षांश ही पढ़ रहे हैं, अक्षांश रेखा ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ अक्षांश रेखा की ही बात करेंगे। कुल अक्षांश रेखाएं अगर पूछा जाए पूर्णांक में कितनी हैं, तो आप बताएंगे कुल अक्षांश रेखाएं 179 हैं। कितनी बताएंगे, 179 अक्षांश रेखाएं हैं। जैसा कि हम इस तरह देख लेते हैं, इधर 90 खींचा जा सकता है, ऊपर 90 ऊपर 90 नीचे, 1 0, तो 9 9 18 181 हो जाती हैं, 181। और जो ध्रुव पर होती है, ये दोनों अगर कोण बनाएंगे, यहां पर देख लिए कोण बना लीजिए, यहां 90 डिग्री का कोण इधर बनाएंगे, एक बिंदु मिलेगा, इधर कोण बनाएंगे 90 डिग्री का, एक बिंदु मिलेगा। बिंदु दोनों एक हो जाएगा, कोई रेखा नहीं होती है, इसलिए 90 में एक घटा देते हैं। यहां पर क्या बचती है, 89 बचता है, और इधर भी एक घटा देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं तो 89 बचता है। अगर 89 0 को और इसको जोड़ लेते हैं तो 179 आता है। 179 अक्षांश रेखाएं हैं। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन न रहे तो आप लोग 181 कर लीजिएगा। अगर वो भी ऑप्शन में ना आए, 180 आए, तो इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन सही उत्तर इसका 179 है। अगर दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछा जाए, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी क्या होती है, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। जैसे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। जैसे हमें ये जानना है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो हम जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है,
6 डिग्री 4 मिनट है। क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट है। तो 6 डिग्री 4 मिनट ये मान सकते हैं, 6 डिग्री 4 मिनट को स्थान का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट कितनी दूरी पर है? तो इसमें क्या करेंगे, 111 का गुणा कर देंगे तो हमें किलोमीटर में पता हो जाएगा कि भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट कितनी दूर पर स्थित है। क्लियर है बात? अगर 1 डिग्री में पूछा जाए, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। वहीं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं, जो इनको मापन इकाई है, इसकी मापा जाता है। जैसे 6 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट को कन्याकुमारी माना गया है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। आगे हम लोग बात करते हैं, इनको याद रखेंगे फैक्ट को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा जैसे जैसे ये क्या है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, इसे क्या कह रहे हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे क्या कह रहे हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह रहे हैं। और इसी के उत्तर में एक रेखा खींची गई है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ही। अब कैसे बनी है उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कहा क्या जा रहा है? कर्क रेखा कहा जा रहा है। और कर्क रेखा से क्या फैक्ट एग्जाम में बनेंगे, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। कर्क रेखा से फैक्ट क्या बनेंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे जैसे अगर प्रश्न आए कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है, आप हेडिंग डालेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा प्रश्न आएगा किस गोलार्ध में स्थित है, तो बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित लिखते चलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित। बहुत परिभाषा पर नहीं जाएंगे, फैक्ट फैक्ट देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है। ये पहली बात है। तो कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। दूसरा फैक्ट, जैसे जैसे प्रश्न आए कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब होता है, तो कर्क रेखा पर लंबवत होता है 21 जून को। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसके बाद सूर्य क्या हो जाता है? 21 जून के बाद दक्षिणायन हो जाता है, अर्थात दक्षिण की ओर चला जाता है। दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिणायन। तो हम लिखेंगे कि कर्क रेखा 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। आगे पढ़ लिखेंगे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? और इस स्थिति को, इस स्थिति को कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति, या क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अगर प्रश्न आए कि
कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? तो क्या बताएंगे? कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत चमकता है? बताएंगे 21 जून को चमकता है। और इस स्थिति को जैसे प्रश्न आए कि कर्क संक्रांति कब पड़ती है, तो क्या बताएंगे? 21 जून को पड़ती है। ग्रीष्म अयनांत कह लीजिए या कर्क संक्रांति कह लीजिए, दोनों एक बात है। ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति कब पड़ती है? तो बताएंगे 21 जून को पड़ती है। तो लंबवत कब होता है? 21 जून को होता है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब पड़ता है? तो बताएंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इतने फैक्ट मिले। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक प्रश्न और आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, फिगर में आप लोग देख रहे हैं, एक कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। लिखेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। उनमें कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है। और किन किन राज्यों से जाती है? कभी कभी एग्जाम्स में टेट की परीक्षा में तो नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी वगैरह की परीक्षाएं आती हैं तो राज्यों संख्या नहीं पूछेगा ना, तो राज्य ही पूछता है, क्रम लगाने के लिए दे देता है कि आप लोग क्या करिए, पश्चिम से पूर्व राज्यों का क्रम लगाइए या पूर्व से पश्चिम कर्क रेखा पर कितने राज्य आते हैं उनका क्रम लगाइए। जैसे इसका ट्रिक लिख लेंगे। ट्रिक ट्रिक हम लोग पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व राज्यों का क्रम, राज्यों का क्रम, तो एक ट्रिक के माध्यम से जान लेंगे। गरम, छत्तीस, झार, पत्र, मिजो। इसके माध्यम से इन 8 राज्यों को हम लोग जान सकते हैं। तो गरम से क्या ले लेंगे? गरम से हम लोग ले लेंगे गुजरात। पहला राज्य क्या हो जाएगा? इसका गुजरात हो जाएगा। देखिए राजस्थान से नहीं घुसती है, पहले कहां से आएगी? गुजरात पहला क्रम होगा। हम लोग किस क्रम से ले रहे हैं? पश्चिम से पूर्व राज्यों का क्रम क्या है? तो गुजरात के बाद क्या आता है? देखिए छोटा सा पार्ट इसका पड़ता है राजस्थान का, तो राजस्थान। मां से क्या ले लेंगे? राजस्थान के बाद आपका एमपी पड़ेगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लिख लेंगे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश के बाद हम लोगों की ट्रिक क्या है? 36 है। तो इसके बाद कौन सा राज्य पड़ रहा है? 36 पड़ रहा है, तो छत्तीसगढ़ लिख लेंगे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झार है, झारखंड लिख लेंगे, झारखंड है, झारखंड। झारखंड के बाद आ जाएंगे, आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल लिखेंगे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इसके बाद मिजो है ट्रिक में, पा से के बाद त्रा, त्रा से ले लेंगे त्रिपुरा, त्रिपुरा में पड़ती है, त्रिपुरा। फिर है मिजोरम, फिर है आपकी क्या? मिजोरम है। इस तरह से 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है, 8 राज्यों से भारत के। इसमें किस टाइप का प्रश्न आएगा? निम्न में किस राज्य से कर्क रेखा होकर जाती है और किस राज्य से होकर नहीं जाती है, इस टाइप का प्रश्न आएगा। तो एक नदी यहां बहती है, मेहत झील से निकलने वाली है, उसका नाम है माही, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को
2 बार काटती है, 2 बार काटती है। माही नदी गिरती कहां है? तो माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहां? खंभात की खाड़ी, अरब सागर, खंभात की खाड़ी में गिरती है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। शायद आप बात समझ गए होंगे। 8 राज्यों से होकर जाती है। ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि इसका क्रम क्या है, राज्यों का, पश्चिम से पूर्व राज्यों का क्रम क्या है। ट्रिक है गरम, छत्तीस, झार, पत्र, मिजो। कोई दिक्कत नहीं है, आप 36 को छज भी लिख सकते हैं शार्ट में, या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे मकर रेखा की। हम लोग बात करेंगे मकर रेखा की। हम लोगों ने अभी चर्चा किया किसकी? कर्क रेखा की बात की। अब हम लोग बात करते हैं मकर रेखा। चलिए गोल मान लेंगे आप कि गोल है। ये क्या है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या हम इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस पर भी बात करेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी के दक्षिण में एक रेखा खींची गई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी और उत्तरी लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसी के बारे में जानेंगे। ये मकर रेखा है। जैसे जब सूर्य 21 मार्च 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य जैसे और दक्षिणायन होगा, इस टाइम सूर्य दक्षिणायन ही है। जैसे 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा, इस एरिया में यहां लंबवत चमकेगा सूर्य, और इसके आगे नहीं जाता। आगे का मतलब है और दक्षिण नहीं जाता, ये रिटर्न हो जाता है सूर्य। हम कह सकते हैं यहां रिटर्न हो जाएगा सूर्य। 22 दिसंबर को उत्तरायण हो जाता है। और हम जानते हैं कर्क रेखा एक कर्क रेखा है, और इसी के बीच में क्या करता है? गमन करता है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और इसे हम इस घटना को, इस स्थिति को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। जैसा कि हम लोग मकर संक्रांति फिलहाल धार्मिक रूप से हम लोग 14 या 15 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि से 22 दिसंबर को मकर संक्रांति या शीत अयनांत के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो मकर संक्रांति से क्या, मकर रेखा से क्या प्रश्न बनेंगे, उन पर हम बात कर लेते हैं। मकर रेखा, मकर रेखा सिर्फ फैक्ट लिखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री, गणित में फिलहाल साढ़े ओढ़े नहीं चलता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, साढ़े क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। परिभाषा बहुत लंबी होंगी, परिभाषाएं 20 प्रकार से बना सकते हैं। हम लोगों को फैक्ट चाहिए जो टू द पॉइंट एग्जाम्स में बने हमारे क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, अगर प्रश्न आए कि मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है, तो बताएंगे किस गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किसे माना जाता है? 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश रेखा को माना जाता है। अगला लिखेंगे कि 22 दिसंबर को सूर्य 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। शीत अयनांत कहते हैं। और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। हम लोग फैक्ट को याद कर लेंगे। इसमें अगर पूछा जाए कि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है तो बताएंगे 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। और इस स्थिति को क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं मकर संक्रांति कह रहे हैं, या इसे शीत अयनांत के नाम से जानते हैं। जैसे प्रश्न आएगा कि मकर संक्रांति पड़ती है तो 22 दिसंबर बताएंगे, और शीत अयनांत कब पड़ता है तो बताएंगे 22 दिसंबर। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे कहते हैं शीत अयनांत या ग्रीष्म अयनांत। क्या बताएंगे? शीत अयनांत बताएंगे। वहीं इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है तो आप बता लेंगे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत होता है अर्थात मकर रेखा पर, तो उत्तरी गोलार्ध में भयानक गर्मी पड़ती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में हम कह सकते हैं गर्मी पड़ती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है। तो दक्षिणी गोलार्ध का हम कह सकते हैं ऋतुओं में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, सामान्यतया अपोजिट रहते हैं। एक प्रश्न आया था कि हम लोग क्रिसमस का त्योहार ठंडियों में मनाते हैं, वह कौन सा देश है जो क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाता है? अगर इस तरह का प्रश्न आए तो जैसे हम लोग क्रिसमस का त्योहार कब पड़ता है? 25 दिसंबर को पड़ता है। तो 25 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है, भारत में भी ठंडी पड़ती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं 22 दिसंबर को यहाँ पर क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच ये मकर रेखा गई है, तो उस टाइम वहां ऑस्ट्रेलिया में भयानक गर्मी पड़ती है, तो गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया मनाता है। जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं वर्ड के, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, ये मकर रेखा है, आपकी मकर रेखा देख रहे हैं, मकर रेखा है। जो प्रश्न बनेंगे आप कर ले जाएं, ताकि देख रहे हैं ये मकर रेखा है। अगर मकर रेखा पर जब 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत रहता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। न्यूजीलैंड है ये आपका, न्यूजीलैंड, यहाँ भी गर्मी रहेगी। ये अफ्रीका का दक्षिणी अफ्रीका एरिया जो है, ये भी यहाँ पर भी क्या रहेगी, गर्मी रहेगी। वहीं साउथ अमेरिका, यहाँ पर भी क्या रहता है, गर्मी। जैसे ब्राजील का पार्ट है, अर्जेंटीना वगैरह आते हैं, प्रागवे उरुग्वे वगैरह, यहाँ पर भी गर्मी पड़ती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध उस टाइम क्या रहता है, ठंडा रहता है।
हम लोगों ने मकर रेखा से जो फैक्ट बनते हैं उन पर बातें की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग बातचीत करेंगे विषु पर। विषु किसे कहते हैं? यह है भूमध्य रेखा, 21 मार्च 23 सितंबर। इस फैक्ट पर बात कर लेंगे तो फिर अगले फैक्ट पर बात करेंगे इसी से संबंधित। यह है भूमध्य रेखा जो पृथ्वी पर बीचों बीच खींची गई है। विषु किसे कहते हैं? जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं और संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? विषु कहते हैं। जब सूर्य की किरणें जब सूर्य की किरणें जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं, और संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो इस स्थिति को विषु कहते हैं। इस स्थिति को विषु कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? विषु कहते हैं। इसी कारण हम जानते हैं, इसी कारण जो ये घटना हो रही है, इसी कारण भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को वहीं क्या कहा जा रहा है? 21 मार्च को वसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु। आइए हम लोग इन फैक्टों पर भी बात कर लेते हैं। विषु किसे कहेंगे? जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे, तो क्या कहा जाएगा? विषु कहा जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? दो डेट है, एक 21 मार्च, दूसरा क्या है? 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च को क्या कह रहे हैं? 21 मार्च को हम लोग कह रहे हैं वसंत विषु, और 23 सितंबर को क्या कह रहे हैं? 23 सितंबर को शरद विषु कह रहे हैं। प्रश्न किस टाइप आएंगे? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, बताएंगे। कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। वसंत विषु कब पड़ता है? बताएंगे 21 मार्च को पड़ता है वसंत विषु। शरद विषु कब पड़ता है? बताएंगे 23 सितंबर को शरद विषु पड़ता है।
जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। जैसे कि हम लोग कर्क रेखा बना लेते हैं, कर्क रेखा बार बार नहीं लिखेंगे, कर्क रेखा, कर्क रेखा 21 जून को यहां लंबवत चमकता है। इसके बाद मकर रेखा पर, यह है मकर रेखा, मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को लंबवत होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। जैसे 22 दिसंबर को लंबवत इस एरिया में सूर्य लंबवत चमकेगा, मकर रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है, अर्थात कह सकते हैं उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण क्या हो जाएगा? यहां पर उत्तरायण हो जाएगा। सूर्य क्या करता है? उत्तरायण हो जाएगा। अब सूर्य कहां चमकेगा? भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा। जब भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेगा तो इसका प्रकाश क्या होगा? दोनों भागों में बट जाएगा, बराबर बराबर जाएगा, और होगा क्या? संपूर्ण पृथ्वी पर इसका आधा आधा प्रकाश पड़ेगा बराबर भागों में, और दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। फिर सूर्य उत्तरायण ही रहेगा। अभी यहां 21 जून को सूर्य चमकेगा, कहां? कर्क रेखा पर, और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। और 21 जून के बाद सूर्य क्या होगा? अब नीचे की ओर आएगा, कह सकते हैं समझने के लिए, अर्थात दक्षिणायन हो जाएगा। दक्षिणायन होने के बाद सूर्य 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर पुनः चमकेगा, पुनः चमकेगा, और सूर्य कहां चला आएगा? फिर दक्षिणायन ही रहेगा और मकर रेखा पर लंबवत चमकेगा। इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्य इन्हीं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या करता है? कभी न कभी वर्ष में लंबवत रहता है और इसी एरिया में गमन करता है। इस कारण से इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम बात कर लेते हैं क्यों पड़ती है, कैसे हैं, इन सभी बातों की। इसके कारण सूर्य देखिए भूमध्य रेखा पर 2 बार लंबवत हो रहा है वर्ष में, वहीं कर्क रेखा पर 1 बार और मकर रेखा पर भी 1 बार हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम तापमान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं जो एथेंटिक है। हम 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड कर लेंगे समझने के लिए। यहाँ से जब वन वगैरह पढ़ने लगते हैं, जलधाराएं पढ़ते हैं, तो हमारे काम का रहता है, समझ में आ जाता है। हम लोगों ने ये भूमध्य रेखा बनाया, भूमध्य रेखा, इसका नाम क्या दिए? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा नाम दिए, या विषुवत रेखा कह सकते हैं। ये मकर रेखा है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को माना जाता है। वहीं ये पार्ट क्या है आपका? ये पार्ट है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कर्क रेखा। हम बात कर लेते हैं इन फैक्टों की, यहां से हमें थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी टाइम। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को यहाँ क्या होता है? लंबवत होता है। यहाँ 22 दिसंबर को लंबवत होता है। यहाँ 21 मार्च को होता है, 21 मार्च, और 23 सितंबर को। तो सूर्य इसी एरिया में क्या करता है? कभी न कभी वर्ष में लंबवत रहता है। इस एरिया में लंबवत रहता है। किस एरिया में? इस एरिया में रहता है। इसके कारण हम कह सकते हैं इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। गर्मी ज़्यादा रहेगी, बिल्कुल बातें हैं, गर्मी ज़्यादा रहेगी। हम ये भी जानते हैं कि सूर्य चाहे कर्क रेखा पर हो, चाहे वह मकर रेखा पर हो, लेकिन भूमध्य रेखा पर उसका प्रकाश हमेशा पड़ता है, भूमध्य रेखा पर पड़ता है। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गर्मी भूमध्य रेखा पर होती है। यहां से और भी प्रश्न बन सकते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि सर्वाधिक वाष्पीकरण कहाँ होता है? जैसे समुद्र का वाष्पीकरण, जिस रेखा पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी वहां ज्यादा, जहां का पानी ज्यादा गर्म होगा वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो बताएंगे उत्तर में वाष्पीकरण सर्वाधिक कहां होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास
आसपास, जैसे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण सर्वाधिक कहाँ होगा? भूमध्य रेखा के पास। सर्वाधिक हम कह सकते हैं हमेशा वर्षा कहाँ होगी? जहां बादल बनेंगे। बादल कहां सर्वाधिक बनते हैं? भूमध्य रेखा के पास कह सकते हैं। सर्वाधिक कह सकते हैं, सर्वाधिक वर्षा तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा विश्व में वर्षा मेघालय मासिन राम में होती है, लेकिन हम लोग एक शब्द दे सकते हैं हमेशा वर्षा। हमेशा वर्षा कहां होती है? तो भूमध्य रेखा के आसपास। जब हमेशा वर्षा होगी, जब हमेशा वर्षा भूमध्य रेखा पर होगी तो वन सर्वाधिक इसी एरिया में पाए जाएंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, जैसे अमेजन की घाटी, अमेजन के जंगल जो अमेजन नदी के आसपास है, जो भूमध्य रेखा के लगभग हम कह सकते हैं आसपास बहती है, इक्वेडोर से निकलती है, एंडीज श्रेणी से जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, भूमध्य रेखा के साथ चलती है, कह सकते हैं आसपास। सर्वाधिक वन भी इसी एरिया में पाए जाएंगे, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाएंगे। हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? यही मिलेंगे, सदाबहार वृक्ष पाए जाएंगे। जब वृक्ष पाए जाएंगे तो जीव भी सर्वाधिक पाए जाएंगे, सर्वाधिक जैव विविधता भी यही मिलेगी, सर्वाधिक जैव विविधता भी यही मिलेगी। हम कह सकते हैं कि जो एरिया है कर्क रेखा, सॉरी, जैसे एरिया 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र है ये ज्यादा गर्म रहता है, ज्यादा उष्ण रहता है, यहाँ ज्यादा वर्षा होती है। ये जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखा जाए, जैव विविधता की दृष्टि से संपूर्ण पृथ्वी का यह 13% मात्र है। इसका भूभाग कितना है? क्षेत्रफल लगभग 13% है। लेकिन अगर प्रजातियों की बात की जाए, प्रजातियों की बात की जाए, इस 13% में यहां पर कह सकते हैं 50% से अधिक प्रजाति पाई जाती हैं, अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं इस एरिया में, इस भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती हैं। तो इस फैक्ट को आप नोट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की ओर बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करें, यही काम कर लेंगे, नया फिगर नहीं बनाएंगे, बड़ा टाइम खराब होता है लिखने में, तो बड़ा टाइम खराब होता है। इतनी देरी में अगर लिखा होता 10 मिनट में मैं शायद पढ़ा दिया होता। देखिए एक कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, यहां ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस एरिया को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण है बहुत, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? अगर आए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को कहा जाता है। यही एथेंटिक है और किताबों में आप देखे होंगे, तो मैं नहीं मानता क्या होगा और कैटेगरीज किए होंगे, लेकिन ये क्या है आपका सही है, एथेंटिक है, जो टेम्परेचर के अनुसार बांटा गया है एनसीईआरटी वगैरह की किताबों में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक सर्कल और है यहां पर जिसको हम लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। इसको कहा जाता है क्या? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोगों ने जाना था क्या? आर्कटिक रेखा कहा जाता है या आर्कटिक वृत्त कह सकते हैं। आर्कटिक रेखा ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और साउथ की ओर भी एक रेखा खींची गई है जिसे हम 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसे उस महाद्वीप के नाम रखा गया है, उसका नाम है अंटार्कटिका रेखा या अंटार्कटिक रेखा। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होती हैं, तो इसका नाम दिया जाता है, इसका नाम हम लोग किस कटिबंध में रखते हैं? यहां तिरछी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस एरिया में लंबवत नहीं रहती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तो इस क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। इस एरिया में भी ऐसे ही रहता है, तो इसे क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे।
क्या बोलेंगे इसका नाम? इसका नाम हम लोग कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। इसे हम लोग क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र। जैसे हम जब लोग घास के मैदान पढ़ने लगते हैं, इस क्षेत्र में जो घासें आती हैं उनको शीतोष्ण घास, और इस क्षेत्र में जो घासें आती हैं घास के मैदान या मरुस्थल आते हैं उनको हम लोग गर्म मरुस्थल कहते हैं, और इस क्षेत्र के बाहर जो मरुस्थल आते हैं उनको हम लोग ठंडा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। जब मरुस्थल और घास के मैदान वगैरह पढ़ने लगेंगे तो उनकी वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको भी हम लोग क्या कह रहे हैं? शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र कह रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, इसे हम लोग, यहां पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, यहां मानव का जीवन बिल्कुल नगण्य है। इसको, इस एरिया को अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक, ये क्या कौन सा पार्ट है? दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र को, यहां से यहां तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? शीत कटिबंधी क्षेत्र, शीत कटिबंधी क्षेत्र। क्या नाम देते हैं? शीत कटिबंधी क्षेत्र का नाम देते हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे, ये वाला जो पार्ट बच रहा है आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक, इसका नाम देते हैं भी शीत कटिबंध नाम देते हैं। ये क्या है? आपका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? शीत कटिबंधी क्षेत्र, शीत कटिबंधी क्षेत्र। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे देशांतर पर। उष्णकटिबंधी क्षेत्र किसे कहा जाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा, और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है इसे हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधी क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो आपके मरुस्थल आएंगे या घास के मैदान आएंगे फॉर एग्जाम्पल, उनको हम लोग उष्णकटिबंधी या गर्म मरुस्थल या गर्म घास या गर्म मरुस्थल के नाम से जानेंगे, उष्णकटिबंधी। और वन वगैरह आएंगे तो इस पर भी बात हम लोग इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। वही बात करें अगर शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र की, तो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक के क्षेत्र को, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र। इसे भी शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहेंगे। वहीं पर अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक और आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक के क्षेत्र को हम लोग क्या कह रहे हैं? इसको शीत कटिबंधी क्षेत्र, और इसको भी हम लोग क्या कह रहे हैं? शीत कटिबंधी क्षेत्र कह रहे हैं। हम लोग शायद हमारी बात समझे होंगे। हम लोग अक्षांश से जो यूपी टेट के पेपर में जिन प्रश्नों की संभावनाएं रहती हैं उन पर हम लोगों ने बात की। फिलहाल इसको और विस्तृत तरीके से अन्य वीडियोस में पढ़ेंगे। जब हम ज्योग्राफी का वीडियो बनाने लगेंगे, उसको पढ़ाना शुरू करेंगे, तो हाँ इसको विस्तृत व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। अगला टॉपिक रहेगा देशांतर रेखा, जिन पर हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा में जो जो प्रश्न बनेंगे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करेंगे जीएमटी रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात करेंगे, वहां से क्या फैक्ट बनते हैं, और पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर में जो जो प्रश्न बनेंगे उनकी बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा की बात करेंगे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा ही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर को माना जाता है, इस पर जो प्रश्न बनेंगे उनकी बात करेंगे। वहीं भारत के संदर्भ में भारतीय मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी बात करेंगे, वहां से क्या क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।